नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। भारत में इन दिनों पत्रकारिता के साथ जो कुछ भी गड़बड़ है उन सब का एक साथ प्रतिनिधित्व करता है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण भारत की पत्रकारिता का काला अध्याय है। जागरण की आड़ में अंधेरा फैलाने का धंधा। 15 मार्च दिन शुक्रवार को दैनिक जागरण का पहला पन्ना अगर आप सबने देखा और पढ़ा होगा तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। 14 मार्च को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही काफी तल्ख लहजे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा रिलीज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद कोई चारा शेष नहीं था। आज हम आपको इस इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़ों की तमाम कहानियां विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले दैनिक जागरण की कारस्तानी। सरकार के हेडलाइन मैनेजरों और स्पिन मास्टर्स ने 14 मार्च से पहले ही खबरों और अखबारों की सुर्खियां दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी थी। मकसद यही था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। सारा फोकस जैसे तैसे कम महत्व वाली खबरों की ओर मोड़ने पर था। इस पूरी कवायद का जीता जागता नमूना बन गया दैनिक जागरण। सत्ता का मुखपत्र बनकर शान से हर दिन सरकारी चरण वंदना करने वाले दैनिक जागरण ने 15 मार्च को सारी शर्मिंदगी और हया उतार फेंकी। इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खबर इस अखबार ने पहले पन्ने से लगभग गायब कर दी। दिन की सबसे बड़ी खबर, जिसमें हजारों हजार करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी सामने आई थी, वह खबर देश के इस तथाकथित सबसे बड़े अखबार के पहले पन्ने से गायब कर दी गई। 20 से 25 शब्दों में इतनी बड़ी खबर पहले पन्ने पर सिमट गई। दैनिक जागरण ने जिन खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा वही खबरें थी जिन्हें सरकार की हेडलाइन मैनेजमेंट मशीनरी 2 दिनों से आगे बढ़ाने में लगी हुई थी। मसलन सबसे शीर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी भाषण था, जिसमें वो इंडिया गठबंधन पर हमला कर रहे थे। दूसरी खबर वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद पर थी। रामनाथ कोविंद कमेटी की यह रिपोर्ट सोच समझकर अचानक से इसी मौके पर सार्वजनिक की गई थी। तीसरी खबर CAA कानून का नोटिफिकेशन जारी करने से संबंधित थी, जो गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से छपी थी। और चौथी खबर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती से संबंधित थी, जिसे मोदी परिवार का हर सदस्य बढ़ चढ़कर प्रचारित करने में लगा था। इसके अलावा 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की खबर भी पहले पन्ने पर थी। दैनिक जागरण ने देश को, खासकर हिंदी पट्टी की करोड़ों जनता को अनपढ़ और जाहिल बनाने का ठेका ले रखा है। इसकी खबरों का ट्रीटमेंट, सरकार के पक्ष में खबरों का झुकाव आदि तो बहुत पहले से साफ है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था में मौजूद व्यापक भ्रष्टाचार की संभावना, केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के सबूत सामने होने पर भी इस अखबार ने सच्चाई से आंखें मोड़ ली। यही इस खबर की सच्चाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों से मुंह चुराते लगभग इसी तरह के हथकंडे तमाम खबरिया चैनलों के हुड़क चुल्लुओं ने भी अपनाए। मसलन नागरिकता संशोधन कानून की नियमावली जारी होने की खबर सब ने प्राइम टाइम शो में विस्तार से कवर की। केंद्र सरकार ने लगभग 4 वर्षों के बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया है और अब इस कानून की अधिसूचना आज शाम को जारी हो गई है। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार CAA ले आई है। संसद के से पास होने के करीब 4 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने आखिरकार CAA का नोटिफिकेशन चुनाव से ऐन पहले जारी कर दिया। यानी अब CAA देश में ऑफिशियली लागू हो चुका है। मोदी ने अगर CAA से आजादी के फौरन बाद हुआ वादा पूरा किया गया तो केजरीवाल को उसमें रोजगार और क्राइम की समस्या दिख रही है। यही बात चुनाव तारीखों की घोषणा को लेकर भी कही जा सकती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सबने अड्डेबाजी की। आज चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरण में वोटिंग होगी। डंका बज चुका है। लोकतंत्र के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव का ऐलान अब से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग ने किया है। लोकसभा चुनाव का बिगुल जैसा आप जानते हैं कि अब बज चुका है। आने वाले कुछ महीनों के दौरान देश भर में जबरदस्त सियासी गर्मी महसूस होने वाली है। 7 चरणों में चुनाव होगा। 4 जून को आप ये जान पाएंगे कि देश में बनेगी किसकी सरकार। क्या नरेंद्र मोदी मारेंगे हैट्रिक या फिर विपक्ष रोक पाएगा मोदी रथ को। और कुछ चैनलों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती पर राष्ट्रीय विमर्श आयोजित किया। मोदी जी को आम जनता की कितनी फिक्र है, इस बात का सबूत पिछले 5 साल से 100 रुपए लीटर पेट्रोलियम खरीद रही जनता को मिली 2 रुपए की छूट है।
नेताओं ने भी इस छूट को सबसे बड़ी खबर के रूप में जमकर आगे बढ़ाया। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2% वैट घटाया है, जिसके बाद आज से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपए कम हो गई है। बड़ी खबर यह है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। और चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने देश की आम जनता को यह राहत दी है। बड़ी खबर, देश को पेट्रोल डीजल की जो मार है उससे बड़ी राहत मिल गई है। केंद्र सरकार ने तेल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। पेट्रोल डीजल की नई दरें आज से लागू हो रही हैं। ले देकर प्राइम टाइम पर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े 2-3 शो ही देखने को मिले। एक टाइम्स नाउ नव भारत पर सुशांत सिन्हा का और दूसरा आज तक पर सुधीर चौधरी का। इसके अलावा राजदीप सरदेसाई ने भी एक शो किया। इन सारे शोज का कंटेंट आंकड़ों का विश्लेषण नहीं करते, बल्कि दोनों के सुर में आत्मसंतोष का भाव छलक रहा था। आह, पापा जी का नाम नहीं आया, वाह, पापा जी का नाम नहीं आया। चुनावी बॉन्ड के शुरुआती जो हमने आकलन किया है, उस डेटा में अडानी इंटरप्राइजेस का नाम नहीं है। यानी अडानी इंटरप्राइजेस जो कंपनी है, उसने कोई चुनावी बॉन्ड नहीं खरीदा। चुनावी बॉन्ड के डेटा में अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी नाम नहीं है बॉन्ड खरीदने वालों में, क्योंकि पूरा माहौल ये बनाया गया कि जैसे इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नरेंद्र मोदी ने कोई घोटाला किया हो और उस घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। पहली और सबसे बड़ी बात है कि सूची में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की किसी भी कंपनी का दूर दूर तक कहीं कोई नाम नहीं मिला है। लोग अक्सर आरोप लगाते थे कि ये सरकार जो है ये अडानी और अंबानी की सरकार है, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। लेकिन यह पूरा सच नहीं है, आगे हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इन दोनों शो के कंटेंट में इतनी समानता है कि अनायास ही आपको शक होने लगता है कि रायसीना पहाड़ी पर बैठे सुपर एडिटर ने दोनों की स्क्रिप्ट लिखी होगी। खैर, इसमें इतना भी चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि अमूमन प्राइम टाइम की स्क्रिप्ट हर रोज रायसीना की पहाड़ी पर ही लिखी जाती है। तिहाड़ शिरोमणि की तो बातें हमने पहले भी बहुत की हैं, लेकिन इस नए मृग छौने को थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। चापलूसी की प्रतिभा में सिद्धहस्त यह पहले से ही था, लेकिन पिछले हफ्ते इसे अपनी काबिलियत का हैंगओवर हो गया। अपनी औकात को ओवर एस्टिमेट करते हुए यह जातीय और नस्ली गाली गलौज पर उतर आया। आप सोचिए, ये खुद को आम आदमी बताते हैं, लेकिन इनकी सोच देखिए। कह रहे पैसे वाले को लेकर आओ, वो पैसा लगाएगा देश में। ये गरीब आदमी को ला रहे हो, ये तो चोरी चमारी करेगा। चोरी करेगा, डकैती करेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं, अच्छा माफी मांगता हूं इस शब्द के लिए। पीछे से शायद प्रोड्यूसर ने टॉकबैक पर कुछ ज्ञान भी दिया, लेकिन तब भी इसने खुले मन से गलती की माफी नहीं मांगी। ऐसे मनबड़ों को इन दिनों सत्ता का खुला संरक्षण है, वरना जेल की एक रात इनके दिमाग से जातिवाद और नस्ली कचरे को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जानना आपका अधिकार है और जानने के बाद आप लोकसभा के चुनावों में बेहतर तरीके से अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर पाएंगे। जो आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सामने आए हैं, उसके मुताबिक 25 राजनीतिक दलों ने 1 मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच 16,492 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए। इसमें भाजपा की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है, इसने 8,252 करोड़ रुपए के बॉन्ड भुनाए। दूसरे नंबर पर 1,952 करोड़ रुपए के साथ कांग्रेस पार्टी है। तीसरे नंबर पर 1,705 करोड़ रुपए के साथ तृणमूल कांग्रेस और 1,408 करोड़ रुपए के साथ बीआरएस चौथे नंबर पर है। 1,020 करोड़ रुपए के साथ बीजेडी 5वें नंबर पर है और 677 करोड़ रुपए के साथ डीएमके 6वें नंबर पर है। यह भी ध्यान रखिए कि यह सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े हैं। पार्टियों को इसके अलावा व्यक्तिगत चंदा और इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए भी चंदा मिलता है। वो आंकड़े भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने गृहमंत्री अमित शाह को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सुना होगा, तो आपको लगेगा कि यह तो पवित्र गंगा में नहाई धोई पार्टी है, इस पर बिला वजह ही कीचड़ उछाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? यह अधूरा सच है। गृहमंत्री ने पूरी तस्वीर देश के सामने नहीं रखी और आपकी यानी इस देश के लोगों की किस्मत भी थोड़ी गड़बड़ है। इसलिए जिस पत्रकार के सामने गृहमंत्री ने यह बात कही, उसने न तो पूरी तस्वीर सामने रखी और न ही पलटकर सवाल पूछा। अमित शाह से पलटकर सवाल पूछने की हिम्मत भला किस में है?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच कुल 16,492 करोड़ रुपए के बॉन्ड भुनाए गए। इसमें से बीजेपी को 8,251 करोड़ रुपए मिले, जो कि किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा हिस्सा है और कुल बॉन्ड का 50% से ज्यादा है। तो गृहमंत्री जो 6,000 करोड़ का आंकड़ा पेश कर रहे थे वह सही नहीं है। अपनी बात के समर्थन में गृहमंत्री जो तर्क देते हैं वह तर्क भी गलत है। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? अव्वल तो चुनावी बॉन्ड का लोकसभा के सीटों से कोई संबंध नहीं। इन 5 सालों में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और तमाम विधानसभाएं ऐसी हैं जहां भाजपा बहुत कमजोर है। इसके बावजूद उसे चुनावी बॉन्ड का मोटा हिस्सा मिला है, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में। और दूसरी बात, चुनावी बॉन्ड ही सिर्फ चुनावी फंडिंग का एकमात्र जरिया नहीं है। मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कि राजनीतिक दल चुनावी ट्रस्ट और व्यक्तिगत दान के जरिए भी चुनावी फंड जुटाते हैं। इसकी जानकारी चुनाव आयोग समय समय पर अपनी वेबसाइट पर डालता रहता है। साल 2018 से 2023 के बीच चुनावी ट्रस्ट के जरिए भाजपा को कुल 1,245 करोड़ रुपए मिले, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 135 करोड़ रुपए मिले। इसी समयावधि में भाजपा को व्यक्तिगत स्रोतों से 3,337 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को इस अवधि में सिर्फ 535 करोड़ रुपए मिले। अब अगर आप इस पूरी रकम को जोड़ दें तो 2018 से 2024 तक भाजपा को करीब 12,800 करोड़ का चंदा मिला। यह रकम गृहमंत्री के दावे के दोगुने से भी ज्यादा है। अब आप समझिए कि एक राजनीतिक दल बिना किसी जवाबदेही के औसतन सालाना 3,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करता है और जनता के बीच दावा करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव में पैसों का इस्तेमाल एक असमान धरातल बनाता है। यहाँ विपक्ष संसाधनों के मामले में सत्ता पक्ष से मीलों पीछे खड़ा होता है। अब हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों की जिन्होंने इस हवन कुंड में करोड़ों रुपए की आहुति डाली। करोड़ों की आहुति चढ़ाने वालों में सबसे ऊपर है लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड नाम की कंपनी के मालिक हैं सैंटियागो मार्टिन। इन्होंने 1,368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड चंदे में दिए। यह सबसे अधिक राशि है। इस लॉटरी कंपनी का मुख्यालय कोयंबटूर में है। चुनाव आयोग के डेटा में इसके बॉन्ड को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस PR और फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मार्टिन के बेटे चार्ल्स जोस मार्टिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जबकि उनकी पत्नी लीमा रोज भाजपा की सहयोगी पार्टी इंडिया जननायक काची या IJK से ताल्लुक रखती हैं। इनमें से लगभग 509 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड DMK पार्टी को भी दिए गए। हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दूसरे नंबर पर है। इस इंफ्रा कंपनी ने 966 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। मेगा ग्रुप की स्थापना 1986 में PP रेड्डी द्वारा की गई थी। रेड्डी और उनके भतीजे PV कृष्णा रेड्डी दोनों के बारे में मशहूर है कि ये तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री KCR के करीबी हैं। इस कंपनी का व्यापार बहुत विवादित और उठापटक भरा रहा है। इसके द्वारा बनाई जा रही कालेश्वरम परियोजना को लेकर CAG की रिपोर्ट कहती है कि इसने परियोजना के लिए जारी की गई राशि का 50% हिस्सा दूसरे कामों में लगा दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए 1,05,000 करोड़ रुपए जारी हुए थे। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक यह परियोजना बेकार थी और सिर्फ जनता का पैसा हड़पने के मकसद से बनाई गई थी। कंपनी के एक प्रमोटर कृष्णा रेड्डी के ऊपर कालेश्वरम परियोजना में 48,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों में तीसरे नंबर पर है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। इसने कुल 410 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा। इसके एक निदेशक मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली कई कंपनियों में निदेशक हैं। यहां पर हमारे उन हुड़कचुल्लुओं के आत्मसंतोष को थोड़ा धक्का लगेगा जिन्होंने ऐलान किया था कि इसमें अडानी अंबानी का तो नाम ही नहीं है। इसी तरह की 2 और कंपनियां हमारी नजर में आई जिनके तार मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़ते हैं। इन दोनों कंपनियों के नाम है चंदर कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और हनीवेल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। दोनों कंपनियों ने कुल 50 करोड़ के बॉन्ड 8 अप्रैल 2021 को खरीदे थे। इसके डायरेक्टर सत्यनारायण मूर्ति वीरा वेंकट कोरलेप हैं।
कॉरपोरेट मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक सत्यनारायण मूर्ति रिलायंस की 33 अन्य कंपनियों से जुड़े हैं। किसी में डायरेक्टर हैं तो किसी में एडिशनल डायरेक्टर हैं। इस सूची में चौथे नंबर पर खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड का नाम भी है, जिसकी स्थापना व्यवसायी अनिल अग्रवाल ने की थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह समूह लगातार विवादों में रहा है। कर्ज के आरोप और पर्यावरणीय कानूनों में हेरफेर के आरोप इसके ऊपर लगते रहे हैं। इस कंपनी ने 399 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। कुछ हफ्ते पहले न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट ने मिलकर एक साझा इन्वेस्टिगेशन की थी। इसमें लगभग 41 ऐसी कंपनियों के नाम सामने आए थे जिन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के छापे के बाद भाजपा को चंदा दिया था या फिर चंदे की रकम को बढ़ा दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों के विश्लेषण में हमने पाया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, आयकर विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और जीएसटी जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियों की कार्रवाई के बाद इन कंपनियों ने करोड़ों के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। हमने पाया कि इन 41 में से 18 कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के लिस्ट में भी शामिल हैं। इन 18 कंपनियों ने मिलकर लगभग 2010 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प मामला इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का है। पिछले साल इस कंपनी ने 2 हिस्सों में 45 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी के मालिक हैं भाजपा के राज्यसभा सांसद चिंताकुंटा मुन्नुस्वामी रमेश बाबू के भाजपा से जुड़ने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 2019 में इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इस घटना के कुछ महीने पहले ही 2018 के आखिर में आयकर विभाग ने इनके ऊपर छापा मारा था। आयकर विभाग ने इनके ऊपर 74 करोड़ रुपए की गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। इसके बाद रमेश भाजपा में शामिल हो गए और राज्यसभा सांसद भी बन गए। पिछले साल 2 हिस्सों में ऋत्विक प्रोजेक्ट्स ने 45 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, लेकिन यह पूरी जानकारी नहीं है। असली जानकारी यह है कि बॉन्ड खरीदने से ठीक 2 हफ्ते पहले ऋत्विक प्रोजेक्ट्स को हिमाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना का ठेका दे दिया गया। 382 मेगावाट की सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना मंडी जिले में सतलज नदी पर स्थित है। समझ रहे हैं आप भाजपा में शामिल होने के फायदे? वाह क्या सीन है। इस तरह की कई कंपनियां हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बदले में क्विड प्रो को की आशंका पैदा हुई। यही तथाकथित क्विड प्रो को हम पत्रकारिता में भी देख सकते हैं। सरकारें खबरिया चैनलों को मोटा विज्ञापन देती हैं, बदले में चैनल सरकारों से सवाल नहीं पूछते। इस क्विड प्रो को खत्म करने का तरीका है सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया का मॉडल। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही एक प्रयास है। आप भी हमें सब्सक्राइब करके मीडिया की इस दशा को बदल सकते हैं। इसके अलावा आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारी मदद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया टुडे का सालाना सम्मेलन हुआ। फिर से प्रधानमंत्री ने शिरकत की। फिर से अरुण पुरी और कली पुरी ने पलक पावड़े बिछाए और जब बोलने की बारी आई तब कली पुरी ने फिर से वही कहानियां सुनाई जिनसे न तो पत्रकारिता का कोई भला होना है न पत्रकारों का। अपने छोटे से संबोधन में कली पुरी ने एक भारी भरकम दावा कर दिया। We are not afraid to ask questions. Our newsroom is built on dissent. वास्तव में कली जी, इस आदमी को साथ में लेकर आप सत्ता से कौन से सवाल पूछ सकती हैं? अपने छोटे से संबोधन में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें कली पुरी जी ने कही, मसलन ये वाली बात। We are observers in this boxing match. We are not the players. If one side is weak or doesn't show up, we cannot jump into the ring. This is not fair. और लगे हाथ कली पुरी जी ने विपक्ष को भी इसमें लपेट लिया। If the opposition is in disarray, the media cannot be blamed for it. We cannot present an other side equally strongly if it doesn't exist. आप विपक्ष के साथ खड़ा नहीं हो सकती, इस बात पर किसी को शक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सत्ता से सवाल पूछना बंद कर दिया है, यह भी उतना ही बड़ा सच है। सरकार के हर झूठ सच को आंख बंद कर आगे बढ़ाने का धंधा आपके एंकर खुलेआम कर रहे हैं। देखिए, लोगों से कनेक्ट करने का जो तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो इतने प्रबल तरीके से अपनी बात को कहते हैं कि मीलों आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको मीलों तक कोई नहीं दिखेगा। एक ही नाम है जो फिलहाल राजनीति की किताब के हर पन्ने पर नजर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2014 से चल रहा मोदी मैजिक 2019 से होता हुआ 2024 तक आ पहुंचा है और हर बार की तरह इस बार भी कहा जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी है? तो जो लोग कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में क्या बदला है, ऐसा मोदी ने क्या कर दिया कि लोग कहने लगे कि बहुत बदलाव आ गया,
उन लोगों को आज हम ये बताना चाहते हैं कि यूएई जैसे इस्लामिक देश में एक इतना भव्य मंदिर बन रहा है, ये कितना बड़ा बदलाव है। यूएई में यूपीआई आ गया, ये कितना बड़ा बदलाव है। यूएई में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, ये कितना बड़ा बदलाव है। और यूएई में आज मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, ये कितना बड़ा बदलाव है। मतलब मोदी सरकार कोई भी फैसला ले उसमें कमी निकालनी है, खोट निकालना है। एक आदत से नहीं पड़ गई है विपक्षी दलों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई शख्सियत है जिसको आप भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर सर्वे ये चीख चीख कर कहता है कि उनकी लोकप्रियता इस देश में अपार है। इस तरह आप सत्ता से सवाल पूछ रही हैं। हर दिन आपके हुड़क चुल्लू एंकराएं बेमतलब की बहसबाजियों पर शो आयोजित करते हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर पर बहसबाजी या शो करने की जरूरत आपको महसूस नहीं होती। 2 राष्ट्रीय स्तर के चैनल और सिर्फ 2 शो में इसकी चर्चा, उसमें भी एक में इस आत्मसंतोषी भाव से कि इसमें तो अडानी और अंबानी का नाम ही नहीं आया। पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूची में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की किसी भी कंपनी का दूर दूर तक कहीं कोई नाम नहीं मिला है। अब मैं कलीपुरी जी की दूसरी वाली बात पर आता हूं। आपने कहा हम रिंग में प्लेयर नहीं हैं, हम न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं। यह सीधा और सपाट झूठ बोल दिया आपने। आप इस रिंग में न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं हैं। आपने इस रिंग में एक खिलाड़ी के ऊपर अपना सारा पैसा लगा रखा है, इसीलिए दिन रात आपका चैनल उसके पक्ष में तेरे सुबह की जय तेरे शाम की जय करते रहते हैं, और दूसरे पक्ष को आपने अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया है। जिस न्यूट्रलिटी की आप बात कर रही हैं उसकी हत्या आपके चैनलों ने बहुत पहले कर दी है। आपने एक पाला चुन लिया है और बहुत सोच विचार कर चुना है। हर दिन सांप्रदायिक, विभाजनकारी, नफरती और उत्तेजक नैरेटिव्स को लगातार आगे बढ़ाने का जिम्मा आपके चैनल अपने हाथ में ले चुके हैं। वहां पर आप एक धर्म के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ इस तथाकथित न्यूट्रलिटी का दिखावा तक नहीं करते। एक पूरे धर्म को राष्ट्रद्रोही करार देते वक्त आपकी न्यूट्रलिटी संकट में नहीं पड़ती। गैर इस्लाम धर्मों को मानने वाले लड़के और लड़कियां, खास तौर पर इनके निशाने पर रहते हैं हिंदू लड़कियां और हिंदू लड़के। तो हिंदू लड़कियों को जब निशाना बनाना है और उनका धर्म परिवर्तन करना है तो वो होता है मोहब्बत के जरिए, वो होता है प्यार के जरिए, वो होता है लव जिहाद के जरिए, जिसे हम आम भाषा में अब लव जिहाद कहने लगे हैं। तो आप लोग जैसे ये जूस कॉर्नर है, इसको पूरा नहीं गिराया आपने, सिर्फ लिंटर गिराया, ऊपर वाला पार्ट गिराया, इसकी क्या वजह है? मुनव्वर फारूकी एक विवादित स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसने अपने करियर की शुरुआत हिंदू धर्म और भगवान राम का अपमान करने के साथ की थी, और फिर यही काम करते करते वो मशहूर हो गया, खबरों में रहने लगा, हेडलाइंस में आ गया, विवादों में आ गया, और फिर बिग बॉस में आया और इस देश के लोगों ने उसे जिता भी दिया। और विपक्ष के मामले में आप सुविधाजनक तरीके से न्यूट्रल हो जाती हैं। आपकी इस न्यूट्रलिटी पर 3 मिनट का स्लो क्लैप बनता है। मीडिया या फिर पत्रकार न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं हो सकते। हमारा अपना एक पक्ष होता है। हमारा पक्ष देश का संविधान और लोकतंत्र है। भूख, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण या फिर तंत्र की बेईमानी पर बतौर पत्रकार हमारा एक पक्ष होता है। पत्रकार तटस्थ नहीं होता। हाँ, आपकी न्यूट्रलिटी को लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं है, न ही कोई आपको तटस्थता की मूर्ति के तौर पर देखता है। कली जी, जितनी जल्दी यह मुगालता आप छोड़ दें उतना ही बेहतर। अब आप लोग भी इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द वायर से है। यह रिपोर्ट दिल्ली के करावल नगर में स्थित बादाम की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की है। इनका आरोप है कि सिर्फ 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इन्हें भुगतान किया जाता है और साल 2012 से मजदूरी की यही दर जारी है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आरोप है कि धरने पर बैठे मजदूरों के ऊपर कारखाने के मालिकों ने गुंडों से हमला भी करवाया। 2 रुपये किलो जिस टाइम बड़ा था उस टाइम हजे की लिखंत दिया गया था कि 20% या 25% हर साल बढ़ा के दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 12 साल के अंदर नहीं दिया जा रहा है। तभी हम लोग बिल्कुल अब है कि ना कुछ बचत के काम हो रहा है, हम लोग को इस वजह से हड़ताल करना पड़ रहा है। यानी मान लीजिए आप 1 किलो साफ करते हो तो आपको 2 रुपये मिलता है? हाँ जी हाँ। आपका नाम क्या है? अनिल। अनिल जी, आप एक दिन में कितना किलो कर पाते? हम करीब 200 या 250 किलो करते हैं। अगर पूरे 5 बजे से हम लोग बुलाते हैं और रात 8, 9, 10 बजे तक करवाते हैं तो 5 से लेकर रात को 8 बजे तक। हाँ, करीब 250 किलो तक कर लेते हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।